हेलो गाइस, दिस इज़ सनी गुलवे। आज हम बात करने वाले हैं रेवेन्यू रिकग्निशन के बारे में। अब ये लेक्चर शुरू करने से पहले मैं आपको दो चीज़ क्लियर कर देता हूँ। सबसे पहली चीज़, हमने ऑलरेडी इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट देख लिया है। उसको एज एन एग्जाम्पल के तौर पे हमने अभी नहीं देखा है। खाली मैंने आपको ये बताया है कि इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट कैसे बनता है। थियोरेटिकली मैंने बताया है, उसको एक हम प्रैक्टिकल एग्जाम्पल लेके भी देखेंगे। बट उसके पहले जो इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट में जो रिकॉर्ड किए जाते हैं ट्रांजैक्शन, उसके भी कुछ नियम होते हैं, वो हम पहले देख लेंगे। और इन नियमों को बोलते हैं हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। अगर आपको कोई भी चीज़ रिकॉर्ड करनी है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, तो उसके लिए कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। तो जब तक आपको वो रूल्स नहीं पता होंगे तब तक हम कोई प्रैक्टिकल एग्जाम्पल लेके नहीं देख सकते। ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ ये कि ये जो मैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पढ़ाने जा रहा हूँ, ये सेबी ग्रेड 1 के हिसाब से मैंने वीडियोस बनाए हैं। ये कोई प्रोफेशनल सीए या सीएस का कोई कोर्स नहीं है जिसमें आपको कम्प्लीटली एकदम टेक्निकल तरीके से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ाया जाएगा। क्योंकि मुझे पता है कि सेबी ग्रेड ए में जो बच्चे एग्ज़ाम दे रहे हैं उसमें भले ही सीए सीएस हैं, पर साथ में ऐसे भी लोग हैं जिसका ये बैकग्राउंड नहीं है। तो ऑब्वियसली जो क्वेश्चन का लेवल है वो सीए सीएस के लेवल का नहीं होगा। ठीक है। तो हमें जितनी ज़रूरत है या जितना रिक्वायरमेंट है उसी हिसाब से मैंने ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की वीडियोस बनाए हैं। तो कोई अगर ये सोच रहा है कि ये प्रोफेशनल सीए सीएस के लिए भी अप्लाई होगा, तो वैसा नहीं है। ठीक है। तो ये पहला डिस्क्लेमर मैंने दे दिया। नाउ सेकंड थिंग, ये जो मैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ा रहा हूँ ये पुराने वाले पढ़ा रहा हूँ। मतलब इंडिया में दो तरीके के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, एएस और इंड एएस। एएस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बाद जब इंडिया ने ग्लोबली जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बने हुए हैं आईएफआरएस, उसको मैच करने के लिए एक नई तरीके से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाए इंड एएस। ठीक है। तो अभी मैं वो इंड एएस के बारे में नहीं बता रहा हूँ, आपको एएस के बारे में ही बता रहा हूँ। सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ख़त्म हो जाने के बाद मैं आपको इंड एएस और एएस में क्या डिफरेंस है फॉर एवरी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, वो डिफरेंस मैं आपको अलग से बता दूंगा। ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें आप ध्यान में रखें। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहला अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हम देख रहे हैं रेवेन्यू रिकग्निशन। अब हमने ऑलरेडी दो शीट्स देखी हुई हैं, P&L और बैलेंस शीट। उसमें मैं सबसे पहले P&L से रिलेटेड जितने भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है वो ले रहा हूँ, उसके बाद बैलेंस शीट से रिलेटेड। तो आपको पता ही है P&L में सबसे पहली लाइन क्या आती है, रेवेन्यू या सेल्स या टर्नओवर जो भी है। तो उसको हम जब रिकॉर्ड करते हैं अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में और एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर जब उसको रिपोर्ट करते हैं, तो उसके क्या नियम है वो सब हम देखेंगे रेवेन्यू रिकग्निशन में। ठीक है। तो ये आज का जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है वो रेवेन्यू रिकग्निशन है, जो कि डील करता है ओनली वन आइटम ऑफ द इनकम स्टेटमेंट, दैट इज रेवेन्यू या सेल्स या टर्नओवर। तो सबसे पहली चीज़, ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड किस पे अप्लाई होगा, ये मैं डायरेक्टली, ये जो सारी चीज़ें हैं ये पीपीटी में, ये डायरेक्टली मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के डॉक्यूमेंट्स हैं उसमें से, ताकि आपको लैंग्वेज भी क्लियर हो जाए कि वो कैसे लिखते हैं। बट मैं वो पूरा पढ़ते नहीं बैठूँगा, आपको खाली जिस्ट बता दूँगा। सबसे पहली चीज़, ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड किसको अप्लाई होंगे, जब आप कोई गुड्स बेचते हैं, या तो किसी को कोई सर्विस देते हैं, या तो आपको अपने इन्वेस्टमेंट पे या अपनी प्रॉपर्टी पे इंटरेस्ट मिलता है, रॉयल्टी मिल रही है या डिविडेंड मिल रहे हैं। ये तीन चीज़ों के लिए ही ये रेवेन्यू रिकग्निशन वाला स्टैंडर्ड अप्लाई होगा। ठीक है। तो किन चीज़ों पे अप्लाई नहीं होगा, ये स्टैंडर्ड की बात कर रहा हूँ, ये स्टैंडर्ड इन चीज़ों पे अप्लाई नहीं होगा। कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्टर्स का जो इनकम होता है उसके लिए इसके नियम लागू नहीं होंगे। दूसरा, हायर परचेज लीज एग्रीमेंट, किसी ने कोई प्रॉपर्टी किसी को लीज पे दी हुई है और वहाँ से उसको कोई इनकम आ रही है, वो ये स्टैंडर्ड डील नहीं करता। वो वाली जो इनकम है उसको कैसे रिकग्नाइज करना है वो ये स्टैंडर्ड में नहीं लिखा हुआ। देन गवर्नमेंट से जो ग्रांट मिलती है उसके बारे में नहीं, और इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट से जो इंश्योरेंस कंपनी को रेवेन्यू मिलता है उसके रिगार्डिंग भी
ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में कुछ नहीं लिखा हुआ। आप देखेंगे ये जितनी भी चीज़ें हैं उसके लिए या तो अलग से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बना हुआ है, जैसे कि लीज़ एग्रीमेंट की बात करें तो लीज़ के लिए अलग ही अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, तो उसके नियम वहाँ से रेगुलेट होंगे, ठीक है। और या तो फिर कुछ चीज़ों के खुद के ही नियम है, जैसे कि ये इंश्योरेंस है, इसमें IRDAI के जो नियम होंगे उस हिसाब से अकाउंटिंग होगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में इंक्लूड नहीं होंगी। नाउ रेवेन्यू रिकग्निशन देखने से पहले रेवेन्यू तुमको पता होना चाहिए क्या होता है। रेवेन्यू का मतलब होता है कि आपको अगर कोई कैश इनफ्लो होता है या तो फिर अगर कैश नहीं आया है, हमने ऑलरेडी आगे के लेक्चर्स में देखा हुआ है कि जब आप कोई चीज़ बेचते हैं तो या तो आपको कैश में पैसा मिलता है या तो फिर सामने वाली पार्टी बोलती है कि मैं आपको अभी पैसा नहीं दे सकता, तो उसको आप कैसे रिकॉर्ड करते हैं, रिसीवेबल्स, ठीक है। उसको आप अपने असेट साइड में क्या नाम देते हैं, डेटर्स का नाम देते हैं और उसको रिकॉर्ड कर लेते हैं, बट फिर भी एट द एंड वो आपका सेल तो है ही, ठीक है। तो रेवेन्यू किसको बोलते हैं, या तो आपको कैश इनफ्लो हुआ हो या तो आपके बैलेंस शीट में रिसीवेबल्स खड़े हुए हों, ठीक है, या तो एनी अदर कंसिडरेशन, मतलब आपको बेनिफिट सामने वाली पार्टी से कैश में ना हुआ हो तो काइंड में भी हो सकता है, तो हम सब तरीके का लेके चल रहे हैं। इन द कोर्स ऑफ ऑर्डिनरी एक्टिविटीज़ ऑफ एन एंटरप्राइज फ्रॉम द सेल ऑफ गुड्स या तो फिर सर्विसेज या तो फिर आपको कोई और तरीके से इनकम मिल रही हो, जैसे इंटरेस्ट, रॉयल्टी एंड डिविडेंड, ठीक है। तो रेवेन्यू का सिंपल मतलब क्या हो गया, आप कोई गुड्स बेचते हैं, सर्विसेज देते हैं, या तो फिर आपने कोई प्रॉपर्टी में या कोई और चीज़ में इन्वेस्ट करके रखा है, ठीक है। तो उसके सामने या तो आपको कैश मिलता है या तो आपके रिसीवेबल्स खड़े होते हैं या तो फिर आपको इंटरेस्ट, डिविडेंड या रॉयल्टी की इनकम मिलती है। ये सारी चीज़ों को हम क्या बोलेंगे, रेवेन्यू बोलेंगे, ठीक है। नाउ कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनके एग्जाम्पल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में दिए है कि इनको हमें रेवेन्यू नहीं गिनना है, ठीक है। सबसे पहली चीज़, रियलाइज्ड गेन्स रिजल्टिंग फ्रॉम डिस्पोजल ऑफ। अब ये जो लाइन है उसमें ये वाला आप अभी भूल जाइए, क्या है, रियलाइज्ड गेन्स रिजल्टिंग फ्रॉम द डिस्पोजल ऑफ नॉन करंट एसेट्स। मतलब आपके पास कोई नॉन करंट एसेट, अब नॉन करंट में क्या आता है, नॉन करंट में दोनों ही चीज़ें आ जाती है, फिक्स एसेट भी आ जाते हैं और नॉन फिक्स्ड भी आ जाते हैं, ठीक है। तो नॉन करंट एसेट आपके पास पड़े थे, मान लो आपके पास कोई बॉन्ड्स पड़े थे 15, 20, 30 साल के, वो आपके नॉन करंट एसेट ही हो गए। अब उसको बेच के आपको जो गेन हुआ है, ध्यान रखना यहाँ पे गेन वर्ड यूज़ किया है, गेन का मतलब क्या होता है, प्रॉफिट, ठीक है। तो उसको आप रेवेन्यू नहीं मानेंगे। क्यों, क्योंकि जनरली क्या होता है, जब आप कोई कंपनी रजिस्टर करवाते हैं तो आपको उसका पर्पस बताना होता है कि भाई ये कंपनी साबुन बेचेगी या बिस्कुट बेचेगी या जो भी बेचेगी, उसको आपको जब रजिस्टर करवाते हैं तब आपको लिखाना पड़ता है कि ये प्राइमरी पर्पस क्या होगा। बट ऐसा ज़रूरी नहीं है कि भाई वो अपना पैसा जो है वो खाली अपने बिजनेस में ही लगाए। जो कंपनी के पास सरप्लस फंड्स बचते हैं वो दूसरे कंपनियों के शेयर्स या बॉन्ड्स में भी इन्वेस्ट करते हैं ताकि वहाँ से उनको रिटर्न मिल जाए, ठीक है। वो अपना कैश आइडियल नहीं रखते हैं, वो कहीं ना कहीं वो पैसा घुमाते रहते हैं। बट इसका मतलब ये नहीं है कि जो ये साइड की एक्टिविटीज़ से उनको पैसा मिला वो उसका रेवेन्यू है। उनका जो मेन बिजनेस है, जो भी उन्होंने लिखवाया है कि भाई मैं साबुन बेचूंगा, बिस्कुट बेचूंगा या गाड़ी बेचूंगा, कुछ भी जो भी उन्होंने लिखवाया है, वो वहाँ से जो पैसा आया है उसी को जनरली रेवेन्यू मानते हैं। इसको ऐसे अलग नाम भी दिया जाता है कि भाई दिस इज़ द रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, वही एक्चुअली कंपनी का रेवेन्यू होता है, ठीक है। तो ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में लिखा हुआ है कि भाई जो भी नॉन करंट एसेट है उसको अगर आपने डिस्पोज कर दिया, उससे जो आपको गेन हुआ, तो उसको हम बोलेंगे कि भाई ये रेवेन्यू का पार्ट नहीं है। सेकंड चीज़, अब ये दूसरी लाइन पढ़िए, अनरियलाइज्ड गेन रिजल्टिंग फ्रॉम द होल्डिंग ऑफ नॉन करंट एसेट्स।
तो पहली बात तो आपको मैंने बता दिया, गेन का मतलब प्रॉफिट है, ठीक है। वो गेन का मतलब प्रॉफिट ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूँ, जैसे आपके पास बॉन्ड था, वो बॉन्ड आपने बेचा तो आपको पूरी ग्रॉस इनकम मिलेगी, ग्रॉस रिसिप्ट होगी। मतलब वो मान लो आपने बहुत पहले खरीद के रखा था 1000 रुपये का, और मान लो आप 1100 में बेच रहे हैं, ठीक है, आज मार्केट में प्राइस उसकी बढ़ गई है तो 1100 में बेच रहे हैं, तो आपको एक्चुअली बेनिफिट कितना हुआ, 100 रुपीज़, पर आपको पैसे कितने मिले, 1100 रुपये। तो 1100 में से आपको पुराने 1000 निकाल देने हैं, तो जो 100 बचे उसको हम गेन बोलेंगे, और ये गेन वर्ड ही इन्होंने अंदर यूज़ किया है, इन्होंने ग्रॉस रिसिप्ट कोई वर्ड यूज़ नहीं किया है, ठीक है। सेकंड, रियलाइज्ड और अनरियलाइज्ड का मतलब क्या है। रियलाइज्ड मतलब आपको एक्चुअली में पैसा मिल गया है, ठीक है, इन हैंड या बैंक अकाउंट में आपको पैसा आ गया है। बट अनरियलाइज्ड का मतलब होता है कि आपके हाथ में पैसा नहीं आया है, बट आपके बुक्स ऑफ अकाउंट में वो रिकॉर्ड हो गया है, या तो ऑन बुक्स उसकी जो वैल्यू है वो रिकग्नाइज हो गई है। जैसे आप कोई ये जो बॉन्ड की मैंने बात की, वैसा ही बॉन्ड एक पकड़ के बैठे हो, ठीक है, बट आपने वो अभी तक बेचा नहीं है, बट आपको पता चल गया है कि वो जो 1000 रुपये जो मैंने बॉन्ड खरीदा था उसकी वैल्यू अब 1100 रुपये हो गई है। तो क्या आप ये जो 100 रुपये जो है, भले ही आपने बेचा नहीं है, बट फिर भी वो क्या हो गए, आपके अनरियलाइज्ड गेन्स, ठीक है। ये चलो बॉन्ड का मैंने एग्जांपल लिया, ये नॉन करंट था। यहाँ पे उन्होंने ऑलरेडी एक एग्जांपल दिया है, अप्रिसिएशन इन वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट। मान लो आपने अपने फिक्स एसेट में ज़मीन लिख के रखी है, ठीक है, या तो कोई मशीनरी अपने फिक्स एसेट में डाल के रखी है, तो ऐसा हो सकता है कि थोड़े टाइम के बाद उसकी वैल्यू बढ़ जाए, जो ज़मीन आपने जिस प्राइस पे ख़रीदी थी उससे ज़्यादा उसकी प्राइस हो गई हो मार्केट में, ठीक है। तो ये जो ज़मीन की प्राइस बढ़ गई है, ये कैसा गेन है आपका, ये अनरियलाइज्ड गेन है। अभी तक आपने ज़मीन बेची नहीं है, अगर बेच देते हैं और उससे जो एक्चुअल मार्केट में जो प्राइस चल रही है उस पर आप बेचते हैं तो आपको ऑब्वियसली गेन होगा, बट वो कैसा होगा, रियलाइज्ड गेन होगा। बट आपने बेचा नहीं है, बट फिर भी आप अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में बोल देते हैं कि भाई मेरा मशीन पहले 10 लाख का था, आज उसकी वैल्यू 15 लाख हो गई है, मैं इसको रिकॉर्ड करता हूँ 15 लाख। ये हो गया अनरियलाइज्ड गेन। तो ये 5 लाख रुपए आपका बेनिफिट हो गया, बट ये जो बेनिफिट हुआ है इसको आप रेवेन्यू नहीं मान सकते, ठीक है। तो ये हो गया पहला पॉइंट क्लियर। सेकंड, अनरियलाइज्ड होल्डिंग गेन्स रिजल्टिंग फ्रॉम चेंज इन वैल्यू ऑफ करंट असेट्स एंड नेचुरल इंक्रीज इन हर्ड्स एंड एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स। बेसिकली ये बोलना ये चाहता है कि पहले पॉइंट में हमने फिक्स असेट की बात की या नॉन करंट असेट की, दूसरे पॉइंट में करंट असेट की बात करते हैं कि आपने कोई आपका करंट असेट मतलब आप जो माल बेचने वाले हो वो आपका असेट है, बट वो करंट क्यों बोला जाता है, क्योंकि आप जैसे ही बनेगा थोड़े टाइम में उसको बेच दोगे, ठीक है। तो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस हो या ऐसा कोई भी चीज़ हो जो आपने प्रोड्यूस की है और वो आप बेचने वाले हो, तो आपके करंट असेट में है, बट आप वो उसको बेचते नहीं हो, आप उसको होल्ड करके रखते हो, ठीक है। तो उस दौरान जब प्राइस मार्केट में उस चीज़ की बढ़ जाती है तो ये आपका गेन हो गया। बट ये कैसा गेन हो गया, अभी तक आपने वो माल बेचा नहीं है, तो आपका अनरियलाइज्ड गेन हो गया, ठीक है। तो भले ही आप उसको मान लो कि हाँ भाई ये मेरा अनरियलाइज्ड गेन है, आपने करंट असेट की वैल्यू जो भी माल आपके पास पड़ा था बेचने लायक, उसकी पहले वैल्यू मान लो 10 करोड़ थी, अब बढ़ के 10 करोड़ 50 लाख हो गई है, तो आप वो भले ही लिख दो अंदर, बट उसको रेवेन्यू नहीं माना जाएगा, ठीक है। देन रियलाइज्ड एंड अनरियलाइज्ड गेन रिजल्टिंग फ्रॉम चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रेट्स। इसका मतलब ये है कि आपने जब कोई सामान बेचा और सामने वाले पार्टी ने आपको पेमेंट दिया, मान लो वो पेमेंट जो है वो फॉरेन कंट्री से आ रहा है, ठीक है, और आपने जब बेचा था और जब आपको पेमेंट रिसीव हुआ उसमें एक्सचेंज रेट जो है वो इस दौरान चेंज हो गया और आपको अनड्यू बेनिफिट मिल गया एक्सचेंज रेट चेंज होने की वजह से, ठीक है। तो ये तो आपको बेनिफिट एक्सचेंज रेट की वजह से हुआ है, ठीक है। तो ये वाला जो बेनिफिट है इसको आप रेवेन्यू में नहीं गिन सकते। जो आपका पहले से जो डिसाइडेड था
वही आपका रेवेन्यू बोला जाएगा। और जो एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशन की वजह से आपको बेनिफिट हो रहा है उसको आप रेवेन्यू नहीं मानेंगे। ठीक है। रियलाइज गेन्स रिजल्टिंग फ्रॉम डिस्चार्ज ऑफ एन ऑब्लिगेशन एट लेस देन इट्स कैरिंग अमाउंट। सबसे पहले तो कैरिंग अमाउंट हम समझ लेते हैं। जैसे हमने फिक्स असेट में बात की थी डेप्रिसिएशन की। मान लो आपने कोई मशीन ली 10 लाख की, उसकी आयु है 5 साल की, तो आप हर साल कितना डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे? 2-2 लाख ऑन बुक्स। ठीक है। तो मैं अगर पूछूं कि ये जो मशीन है इसकी 1 साल बाद वैल्यू कितनी होगी, तो आप बोलोगे 10 लाख ओरिजिनल थी, 1 साल के बाद उसका 2 लाख का डेप्रिसिएशन लग गया, तो अब इसकी ऑन बुक्स वैल्यू है 8 लाख। इसी को हम बोलते हैं कैरिंग वैल्यू। ठीक है। मान लो मैं 2 साल बाद पूछूं कि ये मशीन की वैल्यू कितनी है, तो कितनी बोलेंगे आप? 6 लाख। तो उस टाइम उसकी कैरिंग वैल्यू क्या हो गई? 6 लाख। ठीक है। तो एक ये तरीका है कैरिंग वैल्यू। उसका ऑपोजिट जो होता है वो लायबिलिटीज़ का कैरिंग वैल्यू होता है। फॉर एग्जांपल आपने कोई लोन लिया है, ठीक है, और ऐसा मान लेते हैं कि भाई उसका जो ब्याज है वो ईयरली लगता है। वैसा होता नहीं है, मैं हाइपोथेटिकल बता रहा हूँ। तो 1 साल बाद क्या हुआ, मान लो 10 लाख का लोन लिया था, 10% ब्याज था, तो अब वो आपके जो लोन अकाउंट है उसमें आउटस्टैंडिंग कितना दिखाएगा? 10 लाख तो था ही, प्लस 10% के हिसाब से उन्होंने इंटरेस्ट चार्ज कर दिया 1 लाख का। ठीक है। तो अब आपके लोन अकाउंट में आउटस्टैंडिंग वैल्यू कितनी दिखा रहा है? 11 लाख। तो अब ये जो आपका ऑब्लिगेशन था, ये जो आपकी लायबिलिटी थी, उसकी कैरिंग वैल्यू कितनी हो गई है? 11 लाख। ठीक है। तो असेट में क्या हो गया? जो डेप्रिसिएशन से घट के जो फाइनल अमाउंट बच रहा है वो कैरिंग वैल्यू। लायबिलिटी में क्या हो गया? जो भी लायबिलिटी इंक्रीज होते जा रही है आपकी इंटरेस्ट की वजह से या और कोई रीज़न की वजह से, तो फाइनल अमाउंट जो है लायबिलिटी का उसको हम कैरिंग वैल्यू बोलते हैं। ठीक है। ऐसा बिजनेस में कैसे हो सकता है? जैसे कि कोई कंपनी ने उधार पे माल लिया 3 महीने के, तो सामने वाले पार्टी ने बोल दिया हाँ भाई आप ले सकते हो माल, 3 महीने के बाद आप पेमेंट देना, अगर नहीं दे पाए तो फिर मैं आपके ऊपर पेनल्टी चार्ज करूँगा। ठीक है। तो ऐसा मान लो असली में होता है, 3 महीने के बाद आप पेमेंट नहीं दे पाए, उसके बाद और 3 महीने बाद आपने पेमेंट दिया, तो आपने टोटल 6 महीने खींचा ये पेमेंट को। तो पहले 3 महीने तो उसने अग्री किया था कि भाई वो ठीक है आपको इतना पेमेंट पीरियड दे रहा है, बट उसके बाद के 3 महीने उसने बोला था कि भाई अगर पेमेंट नहीं दिया तो वो पेनल्टी चार्ज करेगा। ठीक है। तो 6 महीने के बाद आपकी जो लायबिलिटी थी, आपके ऊपर जो ऑब्लिगेशन था, उसकी कैरिंग वैल्यू क्या हुई? जो आपने अमाउंट देना था वो तो है ही, प्लस सामने वाली पार्टी ने जो ये 3 महीने के लिए जो आपके ऊपर पेनल्टी लगाई वो भी ऐड होके जो फाइनल अमाउंट बचा उसको हम बोलेंगे कैरिंग वैल्यू। ठीक है। तो यहाँ पे जो कैरिंग अमाउंट का मतलब है वो ये है। ठीक है। तो अब हम लाइन पढ़ेंगे, रियलाइज्ड गेन्स रिजल्टिंग फ्रॉम डिस्चार्ज ऑफ एन ऑब्लिगेशन एट लेस देन इज कैरिंग वैल्यू। मतलब मान लो 10 लाख का माल था और उसने ऊपर मान लो 10,000 की पेनल्टी लगा दी विदिन 3 मंथ्स, तो अब कैरिंग अमाउंट आपका क्या हो गया? आपको देना कितना है 6 महीने बाद? 10,10,000। ठीक है। बट आप उसको बोलते हो कि यार भाई मैं आपका बहुत पुराना कस्टमर हूँ, मेरा यार थोड़ा धंधा ठीक नहीं चल रहा था इसलिए मैं थोड़ा लेट दे रहा हूँ, बट आगे से ऐसा नहीं होगा। तो आपका जो ऑब्लिगेशन है वो फ़िलहाल है 10,10,000, बट सामने वाली पार्टी मान गई और बोले कि चलो ठीक है जाने दो, 10,000 में नहीं लेता, आप 10 लाख ही दे दो। तो आपकी जो कैरिंग अमाउंट थी, जो आपने बुक में रिकॉर्ड करके रखा था कि भाई मुझे 10,10,000 देना है, बट उसके सामने आपने कितना दिया? ओनली 10 लाख। तो क्या ये आपका अनरियलाइज्ड गेन नहीं हो गया 10,000 का? हाँ, ये अनरियलाइज्ड गेन है, बट ये 10,000 आपका रेवेन्यू नहीं गिना जाएगा, ये 10,000 रेवेन्यू नहीं आएगा। ठीक है। 5th, अनरियलाइज्ड गेन रिजल्टिंग फ्रॉम रीस्टेटमेंट ऑफ कैरिंग अमाउंट ऑफ एन ऑब्लिगेशन। ठीक है। आप खुद ही अपने एंड पे जो आपका कैरिंग अमाउंट, जो आपको ऑब्लिगेशन देना बाकी है, उसको ही आप रीस्टेटमेंट करके लिख दोगे कि भाई चलो मैं खुद से ही बोल देता हूँ कि भाई ये ऊपर के 10,000 मैं नहीं दूंगा, मैं मेरे लिए लाइबिलिटी 10 लाख ही गिन रहा हूँ।
ठीक है, आपने क्या किया, रीस्टेटमेंट किया, आपने स्टेटमेंट में फिर से लिख दिया कि भाई ये मेरा ऑब्लिगेशन नहीं है, ठीक है। तो ये भी आपको अनरियलाइज्ड गेन ही हुआ, ठीक है, ऑन बुक्स आपको अनरियलाइज्ड गेन हुआ है, तो उसको भी आप ये गेन को रेवेन्यू नहीं मान सकते, ठीक है। तो ये सारी जो चीज़ें थी, ये जो 5 पॉइंट्स हमने बताए, ये रेवेन्यू के कैटेगरी में नहीं गिने जाएंगे। नाउ अब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में क्या बोला गया है कि भाई 3 तरीके से आपको रेवेन्यू आ सकता है, सेल ऑफ गुड्स, सेल ऑफ सर्विसेज और इंटरेस्ट, रॉयल्टी एंड डिविडेंड पेमेंट्स। तो सबसे पहले बात करते हैं सेल ऑफ गुड्स की। तो मैंने एग्जांपल लिया है कि भाई आप कोई दुकान में जाते हैं एसी खरीदने के लिए, तो आप दुकान में एंटर हुए, आपने एसी चेक किए, आपने दुकानदार से बोला मुझे ये वाला एसी लेना है। उसके बाद दुकानदार क्या बोलेगा, प्राइस बोलेगा, आपके और दुकानदार के बीच में नेगोशिएशन होगा, ठीक है। फाइनली दोनों के बीच में एक प्राइस डिसाइड होगा। प्राइस डिसाइड होने के बाद आप क्या करोगे, आप पेमेंट करोगे और वो एक रसीद बनाएगा, 2 रसीद बनाएगा एक्चुअली। एक रसीद में वो साइन करेगा और आपको देगा और आपसे बोलेगा कि आप साइन करके उनको वापस दीजिए। आप साइन करके वापस दोगे, बाद में आप क्या करोगे, वो अपनी जो मालगाड़ी होगी उसमें वो एसी वगैरह और उसका जो दूसरा जो सामान होता है वो अंदर डाल के आपके घर भेजेगा। फिर कुछ केसेस में वो आपको बोलेगा कि भाई जब तक हमारे आदमी इसको फिट करने नहीं आते तब तक इसको खोलना मत, ठीक है। फिर थोड़े टाइम में उनके आदमी आते हैं, वो आपके जो दीवार है उसमें ड्रिल विल करते हैं, बाहर का कंपोनेंट लगाते हैं, कंप्रेसर का अंदर वाला लगा देते हैं, फिर आप वो एसी यूज़ करना चालू करते हैं, ठीक है। अब ये जो पूरी प्रोसेस हुई, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से रेवेन्यू रिकग्निशन जो है वो चेंज हो सकता है। मतलब मेरा क्वेश्चन ये है कि ये जो दुकानदार है वो अपने बुक्स ऑफ रिकॉर्ड में एक एसी बेचा या एक एसी का सेल हुआ वो कब लिखेगा। द मेन क्वेश्चन इज व्हेन टू रिकॉर्ड द रेवेन्यू। ये पूरा जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है वो बेसिकली इसी पे बेस्ड है कि तुमको कब माना जाएगा कि भाई तुमने रेवेन्यू किया है, मतलब तुम्हारा एक्चुअल में सेल हुआ है, ये कब रिकॉर्ड किया जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है। तो जनरली क्या होता है कि जब वो दुकानदार आपको वो स्लिप बना के देता है, इनवॉइस जनरेट करके देता है, जब आप उस पर साइन करते हैं तब एक्चुअली में वो दुकानदार का सेल हो गया है। क्यों? क्योंकि एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रेवेन्यू तब रिकग्नाइज होगा जब जो ओनरशिप है वो एक पार्टी से दूसरे पार्टी की तरफ ट्रांसफ़र हुई होगी। ओनरशिप कब ट्रांसफ़र होती है? जब आप खुद अग्री करते हैं और वो इनवॉइस पे साइन करके उसको आप एक्चुअली साइन कर रहे हैं। इसका मतलब आप उसको क्या बता रहे हैं कि भाई अब से ये मोमेंट से ये तुम्हारा जो एसी है उसकी ओनरशिप अब आपके तरफ से मेरे तरफ आ चुकी है और उससे रिलेटेड जो भी रिस्क होंगे या जो भी बेनिफिट्स होंगे वो अब सब मुझे ट्रांसफ़र हो चुके हैं, ठीक है। बट ये कभी कभी, ये तो अभी मैंने जो एग्जांपल दिखाया है उसमें सब क्या है, टाइमलाइन उसकी सही थी, बट ये टाइमलाइन कभी कभी बिगड़ जाती है और इसकी वजह से ये जो डिलीवरी है और जो पेमेंट है वो रेवेन्यू रिकग्निशन के साथ मैच नहीं होता। फॉर एग्जांपल पहले डिलीवरी की बात करते हैं। आप गए दुकान में, आपने बोला कि भाई मुझे एसी चाहिए है, ये वाला मैंने पसंद किया है। दुकानदार बोलता है कि यार एक काम करो, इससे कम प्राइस में एक बहुत अच्छी कंपनी आई है मार्केट में, वो एसी आप ले लो, आपको सस्ता भी पड़ेगा और मार्केट कंपनी अच्छी भी है। बट आपको डाउट जा रहा है कि यार ये कंपनी मतलब नई नई है, मैं इस पर विश्वास करूँ कि नहीं। तो दुकानदार क्या बोलेगा कि काम कीजिए ये एसी आप ले जाइए, ठीक है,
आप उसको हफ्ता भर यूज़ कीजिए, अगर आपको पसंद नहीं आया तो फिर मुझे वापस कर दीजिएगा, और अगर पसंद आए तभी आप मुझे पेमेंट करिएगा। ठीक है, तो इस केस में क्या हुआ, डिलीवरी आपके पास हो चुकी है, जो असेट है वो ऑलरेडी ट्रांसफ़र हो चुका है आपके पास, बट अभी भी ओनरशिप ट्रांसफ़र नहीं हुई है। वो 7 दिन के दौरान अगर वो एसी में कोई भी प्रॉब्लम आता है तो उसकी जिम्मेवारी आपके ऊपर नहीं है, वो अभी भी किसके ऊपर है, वो दुकानदार के माथे पे है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जब तक ओनरशिप ट्रांसफ़र नहीं होती तब तक वो दुकानदार अपने बुक्स ऑफ रिकॉर्ड में, भले ही आपके यहाँ एसी उसने भेज दिया है, वो अपने बुक्स ऑफ रिकॉर्ड में नहीं लिखेगा कि भाई मैंने एक एसी बेच दिया। ठीक है, तो ये हो गया कि भाई डिलीवरी हो चुकी है पर फिर भी अभी रेवेन्यू रिकॉग्नाइज नहीं हुआ। दूसरा, पेमेंट के मामले में भी ऐसा हो सकता है। मान लो आप एसी खरीदने जाने से पहले ही, मान लो आपको कोई चीज़ अर्जेंटली ख़रीदनी है, आप दुकानदार को फ़ोन करते हैं और बोलते हैं कि भाई मुझे ये वाला एसी चाहिए, आप मुझे 1 हफ्ते के बाद ये दे देना, पर मैं पेमेंट अभी आपको दे देता हूँ। ठीक है, जनरली होता है बिज़नेस इसमें ऐसा कि भाई कोई जो रॉ मटेरियल है उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा हो तो लोग एडवांस में पेमेंट कर देते हैं, डिलीवरी बाद में होती है। ठीक है, तो ये भाई साहब ने ऑलरेडी अभी तक डिलीवरी हुई नहीं है बट फिर भी पेमेंट कर दिया है। ठीक है, तो क्या इसका मतलब ये है कि ये जो असेट है उसकी जिम्मेवारी उनके माथे पे आ गई है? ना, वो अभी भी वो दुकानदार के माथे पे ही है। ठीक है, ओनरशिप अभी भी दुकानदार के पास ही है, ये दोनों केस में। तो फिर आपके माथे पे कब आती है ये जवाबदारी? ये जवाबदारी तब आएगी जब आप वो इनवॉइस पे साइन करके दोगे कि हाँ भाई अब मैं ये ख़रीद रहा हूँ और मैं आपको आपके जो ये ओनरशिप है वो आपकी तरफ से मेरी तरफ ट्रांसफ़र कर रहा हूँ। ठीक है, तो जब जैसे मैंने बोला डिलीवरी, तो डिलीवरी में क्या हुआ था, आपके घर पे आपके सामान पड़ा था, मान लो 7 दिन बाद आपको वो एसी पसंद आया, 7 दिन बाद आप दुकानदार के पास गए और आपने वो इनवॉइस जो जनरेट हुआ था उस पर साइन कर दिया, तब जाके वो दुकानदार उसको एज ए रेवेन्यू रिकॉर्ड करेगा। ठीक है, दूसरा केस क्या था, पेमेंट का, आपने एडवांस पेमेंट कर दिया। ठीक है, और थोड़े टाइम बाद वो एसी भी आपके घर पे पहुंच गया। या तो कोई भी बिजनेस ऐसा ट्रांजैक्शन करता है जिसमें पहले एडवांस पेमेंट देता है फिर रॉ मटेरियल उसके पास आता है, अभी भी रेवेन्यू रिकॉग्नाइज नहीं हुआ। जब सामान आपके पास आ गया फिर आप सामने वाली पार्टी को बोलोगे हाँ भाई चलो अब मैं मान लेता हूँ कि भाई ओनरशिप ट्रांसफ़र करते हैं, और वो इन्वेस्ट पे आप साइन करके देते हैं, तभी जाके वो रेवेन्यू रिकॉग्नाइज होगा। ठीक है, तो बेसिकली ये गुड्स जो आप बेचते हैं उसमें रेवेन्यू कब रिकॉग्नाइज होगा, जब दोनों पार्टी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट साइन होगा तब। ठीक है, नाउ सर्विसेज। अब सर्विसेज में क्या होता है, 2 तरीके की होती है। अगर बहुत लंबी चलने वाली सर्विसेज हैं तो उसमें आपको धीरे धीरे करके रिज़ल्ट देखने को मिलेंगे। ठीक है, और जो छोटी सर्विस है उसमें आपको तुरंत रिज़ल्ट देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो सर्विस के अंदर आप 2 तरीके से रेवेन्यू रिकॉर्ड कर सकते हो। मान लो कोई सर्विस है जो आपको 2 साल के अंदर धीरे धीरे करके मिलेगी। ठीक है, तो उसमें आप अगर कोई कंपनी है वो 2 साल के अंदर किसी को सर्विस दे रही है धीरे धीरे करके, तो वो रेवेन्यू कैसे रिकॉर्ड करेगी? 1 साल के अंदर जितना सर्विस सामने वाले को प्रोवाइड कर दिया उतना ही रेवेन्यू वो रिकॉर्ड करेगी। अभी सर्विस देना कंप्लीट नहीं हुआ है। ठीक है, बट उनको पता है वो एक्चुअली क्या है, मेजरेबल है। ये भी आपको ध्यान रखना है कि भाई सर्विस मान लो 50% हुई तो उसको आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा अमाउंट में, क्योंकि आप तो P&L में अमाउंट ही लिखोगे ना कि इतना सेल किया।
तो पहली बात तो वो सर्विस कितनी हुई है वो मेजरेबल होना चाहिए। बाय द वे ये वाला जो पॉइंट है वो पूरे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पे लागू होता है कि जब आप कोई गुड्स बेचते हो या सर्विस को देते हो तो वो अमाउंट मेजरेबल होगा तभी तो लिखा जाएगा ना, ठीक है। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट एक कंडीशन है कि भाई जो भी आप सेल कर रहे हैं वो मेजरेबल होना चाहिए, वो भी जो भी गुड्स है या सर्विस है उसका अमाउंट मेजरेबल होना चाहिए, ठीक है। तो आपने मान लो मेजरेबल है और आपको पता चल गया कि 1 साल के बाद आपने इतना % काम कर लिया है और उसकी वैल्यू इतनी है, तो आप उसको उस साल के रेवेन्यू में आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। इस मेथड को बोलते हैं प्रोपोर्शनेट कंप्लीशन मेथड। जितना % काम हुआ है उतने तक का रेवेन्यू उस साल में रिकॉर्ड कर लो, दूसरे साल में फिर जितना काम होगा उतना रेवेन्यू उस साल में रिकॉर्ड करना, ठीक है। दूसरा है कंप्लीटेड सर्विस कॉन्ट्रैक्ट मेथड। मतलब इसमें जो भी काम आप दे रहे हैं, कोई भी सर्विस दे रही है कंपनी, वो कंप्लीट जब पूरा काम करके देगी तभी अपने बुक्स ऑफ रिकॉर्ड में एज अ रेवेन्यू लिखेगी, ठीक है। तो जनरली शॉर्ट टर्म की जो सर्विसेज होती हैं उसमें ऐसा होता है, मान लो 3 महीने के अंदर सर्विस देनी है तो 3 महीने में वो जैसे ही काम ख़त्म हो गया 3 महीने के बाद वो रिकॉर्ड कर लेगी। या तो फिर भले ही लंबी चलने वाली सर्विस है, मान लो 2 साल तक चलने वाली सर्विस है, ठीक है, बट उसमें से एक काम ऐसा है जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। मान लो आपने पूरा साल काम किया बट जो सामने वाली पार्टी है वो उन्होंने एक ऐसी कंडीशन बोली है कि भाई अगर ये वाला पॉइंट अगर आपने पूरा कर लिया तभी मैं मानूंगा कि भाई आपने अच्छी खासी सर्विस दी है। तो पहले साल में मान लो वो पॉइंट तक आप पहुँचे ही नहीं, ठीक है, बट दूसरे साल के अंदर वो पॉइंट आपने अचीव कर लिया, या वो सर्विस की जो रिक्वायरमेंट थी, जो मेजर रिक्वायरमेंट थी जिसकी वजह से वो सामने वाली पार्टी मानेगी कि हाँ भाई आपने सर्विस दी है, वो पॉइंट अगर नेक्स्ट ईयर में अचीव होता है तो फिर आप ये रेवेन्यू जो है ये इस साल में बिल्कुल रिकग्नाइज नहीं करेंगे। वो पॉइंट जब अचीव हो जाएगा, मान लो नेक्स्ट ईयर अचीव होता है, तो वो तभी आप उसको रेवेन्यू रिकग्नाइज करेंगे। तो वो भी ऑलमोस्ट कैसा हो गया, कंप्लीटेड सर्विस कॉन्ट्रैक्ट मेथड जैसा ही हो गया, ठीक है। तो सर्विस के अंदर 2 तरीके के रेवेन्यू रिकग्निशन होंगे, एक तो प्रोपोर्शनली, ठीक है, और दूसरा है कंप्लीटेड सर्विस कॉन्ट्रैक्ट मेथड, ठीक है। ये हो गया सर्विसेज का। नाउ तीसरा पोर्शन क्या था हमारा कि भाई आपने कोई प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया है या तो सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट किया है, तो आपको क्या क्या मिल सकता है, रेंट मिल सकता है, इंटरेस्ट मिल सकता है, डिविडेंड मिल सकता है। आपने कोई पेटेंट है या कॉपीराइटेड आपका कोई कंटेंट है जो किसी को यूज़ करने को दिया है तो उस पर रॉयल्टी मिल सकती है, ठीक है। तो इन सब के नियम क्या है। इंटरेस्ट, पहली बात तो ये तीनों उन्होंने समझाए हैं कि भाई ये है क्या, ठीक है। तो इंटरेस्ट मतलब क्या, आपने किसी बॉन्ड में पैसा डाला है, मतलब किसी को अपना कैश रिसोर्स दिया है ना, तो सामने वाली पार्टी वो कैश के बदले में आपको क्या देगी, इंटरेस्ट देगी, ठीक है। या तो बैंक अगर है तो वो कैसे गिनेंगे, वो लोन देते हैं लोगों को, वो भी पैसा ही देते हैं, तो लोग क्या देते हैं उनको सामने, इंटरेस्ट देते हैं। तो जो भी कैश रिसोर्स किसी को यूज़ करने देता है उसके सामने उसको क्या मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है। रॉयल्टी मतलब आपके पास कोई एक यूनिक असेट है जो किसी के पास नहीं है, पेटेंट करवा के रखा है, ट्रेडमार्क है, कॉपीराइट है, ठीक है, उसका अगर कोई दूसरा कोई यूज़ करता है उसका, तो आपको क्या मिलेगी, रॉयल्टी मिलेगी। देन डिविडेंड, आपने कोई शेयर्स में इन्वेस्ट करके रखा है, तो वो कंपनी जब प्रॉफिट करती है और डिसाइड करती है कि भाई डिविडेंड देना है तो आपको क्या मिलेगा, डिविडेंड मिलेगा। तो ये 3 चीज़ उन्होंने इसमें कंसिडर की है। अब इसको रिकग्नाइज कैसे करेंगे, इसमें पहले 2 जो पार्ट है, इंटरेस्ट और रॉयल्टी, इसके अंदर जनरली रिकग्निशन होगा बेस्ड ऑन कॉन्ट्रैक्ट। मतलब जैसे आप लोन लेने जाते हैं तो वो ऐसे ही थोड़ी आपको पैसा दे देंगे, वो कई सारे डॉक्यूमेंट साइन करवाएंगे आपसे, ठीक है। बेसिकली आपके और बैंक के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट होगा और कॉन्ट्रैक्ट में क्लियरली लिखा जाएगा कि भाई आपको इतना लोन दिया गया है
आपको इतने महीने में पे करना है, आपके ऊपर इतना इंटरेस्ट लगेगा और महीने की इस तारीख को वो इंटरेस्ट आपके ऊपर चार्ज किया जाएगा। ठीक है, तो ये सब कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लिखा हुआ है, तो उस तरीके से ही इंटरेस्ट चार्ज होगा। ठीक है, तो जिस व्यक्ति ने लोन दिया है वो, उसके लिए इंटरेस्ट क्या है, रेवेन्यू है उसका। ठीक है ना, वही उसकी इनकम है। तो वो कैसे लिखेगा अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में कि भाई कितना इंटरेस्ट आया? सिंपल, जितना इंटरेस्ट अक्रू हो रहा है वो रिकग्नाइज कर लेगा। ठीक है, भले ही वो सामने वाली पार्टी पे करे ना करे। मान लो कॉन्ट्रैक्ट में लिखा गया था कि भाई हर महीने की 5वीं तारीख को आपके अकाउंट में, लोन अकाउंट के अंदर इंटरेस्ट चार्ज हो जाएगा। अब वो उस तारीख को आप दे या ना दे, बैंक की तरफ से वो इंटरेस्ट इनकम बुक हो गई है। ठीक है, इंटरेस्ट अक्रू हो गया है। तो बस उसी को बैंक क्या मान लेगी, भले ही वो पैसा बाद में लौटाएगा, बट बैंक अपने तरफ से क्या मान लेगी कि भाई ये इंटरेस्ट इनकम हमारी आज अक्रू हो गई है। ठीक है, तो इसमें और एक वर्ड लिखा है ऑन टाइम प्रपोर्शन। मतलब मान लो आपने कोई एफडी में इन्वेस्ट किया है, और एफडी भी एक तरीके का कॉन्ट्रैक्ट ही है। बैंक और आपके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि भाई मैं इतने पैसे दे रहा हूँ, मुझे इतना ब्याज मिलेगा। ब्याज मान लेते हैं ऐसा कॉन्ट्रैक्ट हुआ है कि एट द एंड ऑफ द ईयर मिलेगा। ठीक है, और ये मैं 5 साल के लिए रख रहा हूँ। ठीक है, तो ऐसा कुछ कॉन्ट्रैक्ट बन गया। अब मान लो आपने मिड ईयर में ये कॉन्ट्रैक्ट किया था। ठीक है, जुलाई में 1 जुलाई को कॉन्ट्रैक्ट किया, तो आपको इंटरेस्ट कब मिलेगा? एट द एंड ऑफ द जून नेक्स्ट ईयर। ठीक है, बट आप बैलेंस शीट कब बनाओगे अपनी? मार्च में। तो आप क्या करोगे, ये जो जुलाई से लेके मार्च तक का जो पीरियड था, उसमें भले ही आपको इंटरेस्ट मिला नहीं है, मिलेगा आपको नेक्स्ट जून में जब 1 साल ख़त्म होगा, बट ये 9 महीने का आप इंटरेस्ट गिनोगे सही। ठीक है, और जितना ये 9 महीने का इंटरेस्ट हुआ है उसको आप अपने बुक्स ऑफ रिकॉर्ड में एज ए रेवेन्यू लिख सकते हो। ठीक है, क्योंकि बैंक है वो तो इंटरेस्ट तो देने ही वाला है। ठीक है, बट क्वेश्चन क्या था, रिकग्नाइज कब करना है। ठीक है, तो इंटरेस्ट के केस में आप ऑन टाइम प्रपोर्शन, ठीक है, आपके जब बैलेंस शीट बन रही है या इनकम स्टेटमेंट जब बन रहा है, तब जितना इंटरेस्ट आपको मिलने योग्य है उतना आप रेवेन्यू के नाम पे रिकॉर्ड कर सकते हो। ठीक है, एंड द सेम थिंग गोज़ फॉर रॉयल्टी। रॉयल्टी में भी क्या होता है, जो पार्टी अपनी कोई चीज़ दे रही है यूज़ करने के लिए और जो सामने वाली पार्टी यूज़ कर रही है, उनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट होगा। ठीक है, और ये जो देने वाली पार्टी है अपनी जो चीज़ दे रही है, वो क्या बोलेगी कॉन्ट्रैक्ट में कि भाई हर महीने की या हर साल की इस तारीख को हमें इतना पैसा मिल जाना चाहिए। और सामने वाली पार्टी दे या ना दे, इनके बुक्स ऑफ अकाउंट में ये रेवेन्यू रिकॉर्ड हो जाएगा। जिस दिन अक्रू हुआ उस दिन वो रिकॉर्ड हो जाएगा। ठीक है, बट डिविडेंड के केस में इतना इजी नहीं होता है। मतलब मार्च में कंपनी का ईयर एंड होता है और तभी उसके थोड़े टाइम बाद पता चल जाता है कि कंपनी को प्रॉफिट हुआ है। तो क्या जब प्रॉफिट हुआ तब आप डिविडेंड, मान लो आप एक कंपनी, आपकी एक कंपनी है, आपने दूसरी कंपनी के शेयर में इन्वेस्ट करके रखा है और उस कंपनी का प्रॉफिट हुआ है, तो अब आपको ये पता लगाना है कि आपको डिविडेंड का जो इनकम है वो एज ए रेवेन्यू कब रिकग्नाइज करना है। तो मान लेते हैं अप्रैल के अंदर उन्होंने डिक्लेयर किया कि भाई इस साल हमारा प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, फिर मई के अंदर जाके उनका मीटिंग होता है और वो बोलते हैं कि भाई बोर्ड मीटिंग में डिसाइड करते हैं कि भाई इस बार हमें डिविडेंड नहीं देना है। तो बात ख़त्म, आपको भूल जाना है कि भाई उस साल डिविडेंड मिलेगा। ठीक है, बट बोर्ड में डिसाइड होता है कि हाँ भाई हम डिविडेंड देंगे, तब क्या आपको डिविडेंड रिकॉर्ड करना है ना? क्यों?
क्योंकि अभी भी आपको उन्होंने क्लियर नहीं बताया है। मान लो वो जून में बताते हैं कि भाई इतना प्रॉफिट हुआ है, इसमें से हम इतना पार्ट लोगों में मतलब शेयर होल्डर्स में शेयर करना चाहते हैं और हम इतना डिविडेंड देंगे, और ये कंपलसरी इस डेट को आपको मिल जाएगा। मान लो वो 2 महीने बाद की डेट देते हैं, जून में वो बोलते हैं कि भाई जुलाई नहीं अगस्त में आपको डिविडेंड मिलेगा, ठीक है। तो ये अप्रैल से लेके अगस्त तक की जो पूरी प्रोसेस है, इसमें आपको कब रेवेन्यू रिकग्नाइज करना है? आपको तब करना है जब आपका जो राइट टू रिसीव डिविडेंड है वो एस्टैब्लिश हो गया। मतलब कि जून में कंपनी ने बोल दिया था कि आपको डेफिनेटली डिविडेंड मिलेगा, इतने अमाउंट का मिलेगा, मतलब वो अमाउंट भी आपको क्लियर हो गई है, भले ही बाद में मिले, बट आज के दिन में आपका राइट एस्टैब्लिश हो गया है डिविडेंड लेने का, तब आप अपने बुक्स ऑफ रिकॉर्ड में उस दिन रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर लीजिए, ठीक है। नाउ व्हाट अबाउट इंटरेस्ट, रॉयल्टी, डिविडेंड फ्रॉम फॉरेन? तो इस केस में हमने देखा है ऑलरेडी कि जो फॉरेन से आता है उसमें एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशन हो सकता है, ठीक है। तो इस केस में आपको अगर सर्टेन नहीं हो तो आप उसको पोस्टपोन कर सकते हैं, मतलब जब आएगा तब हम रिकग्नाइज करेंगे, ठीक है। भले इंटरेस्ट अक्रू हो गया है, ठीक है, अभी तक आया नहीं है, आते आते मान लो एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशन हो गया या तो आपको कम या ज़्यादा रकम मिली, ठीक है। तो ये तो जो आपने पहले अगर गलती रिकग्नाइज कर लिया हो रेवेन्यू, पर बाद में जो रकम आई वो तो फिर डिफरेंट आएगी, ठीक है। तो ऐसा ना हो, इसलिए जनरली जो फॉरेन से ये चीज़ें आती हैं उसमें रेवेन्यू रिकग्निशन है वो पोस्टपोन किया जाता है, ठीक है। जब अक्रू हो तब नहीं लिखते हैं, जब फाइनली रियलाइज हो तब लिखा जाता है। नाउ अब उन्होंने कुछ अनसर्टेनिटीज़ दी है रेवेन्यू रिकग्निशन में। सबसे पहली चीज़ कौन सी अनसर्टेनिटीज़ आ सकती है, उसमें पहली चीज़ है कि भाई रेवेन्यू जो आपको मिलने वाला है वो मेजरेबल होना चाहिए, ठीक है, उसका अमाउंट आपको पता होना चाहिए, और आपको ये भी पता होना चाहिए जब आप बेच रहे हैं कोई चीज़ कि भाई ये फाइनली मैं कलेक्ट कर पाऊँगा कि नहीं, ठीक है। मोस्टली जो बेच रहा है वो ऑब्वियसली वो तो ऐसा ही सोचेगा कि भाई मैं कलेक्ट कर पाऊँगा तभी तो वो बेच रहा है, नहीं तो उसको अगर डाउट हो कि भाई मेरे को बाद में पेमेंट नहीं मिलेगा तो वो क्यों बेचेगा, ठीक है। तो जनरली लोग ये तो अजम्पशन लेके चलते हैं कि भाई मैं बाद में कलेक्ट कर लूँगा, बट ये स्टैंडर्ड ये बोलता है कि जब आप कोई चीज़ बेच रहे हो तब आपको ये पता होना चाहिए कि भाई बाद में अल्टीमेट कलेक्शन होगा। इट वुड नॉट बी अनरीजनेबल टू एक्सपेक्ट अल्टीमेट कलेक्शन, ठीक है। दूसरा, आप वो जो रेवेन्यू है वो कैसा होना चाहिए, मेजरेबल होना चाहिए, ठीक है। तो ये अनसर्टिनिटी अगर आपको है, मतलब आप रेवेन्यू मेजर नहीं कर सकते हैं, या तो फिर आपको कलेक्शन में थोड़ा डाउट है, तो फिर आप रेवेन्यू रिकग्नाइज मत करिए, उसको पोस्टपोन कर दीजिए। ये पहला पॉइंट है। दूसरा, ये जो असेस करना होता है कि भाई कितना रेवेन्यू मिलेगा, ठीक है, और वो आप रीजनेबली असेस कर सकते हैं तो उसको आप रिकग्नाइज कीजिए। अदरवाइज आपको डाउट है, कैसा डाउट, यहाँ पे उन्होंने एग्जांपल दिए, जैसे कि प्राइस इंक्रीज हो जाना, एक्सपोर्ट में मान लो सामने वाले को इंसेंटिव मिलना, या तो फिर इंटरेस्ट रेट बढ़ जाना। इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल, कोई फॉरेन की पार्टी है जिसने आपको बोला है कि भाई मुझे ये वाला मशीनरी चाहिए है। आप बोलोगे कि भाई मुझे ये मशीनरी बनाने में 3 महीने लगेंगे, ठीक है। अब सामने वाली पार्टी ने ऑर्डर दे दिया, आपने मशीन बनाना चालू कर दिया, ठीक है। मशीन की कीमत है मान लेते हैं 20 लाख रुपए। क्या आज आपको ऑर्डर मिला है, आप अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में 20 लाख रुपए लिख देंगे सेल हो गया ना? क्यों? क्योंकि 3 महीने बाद आपकी जो मशीनरी है उसकी वैल्यू मार्केट में क्या होगी आपको पता नहीं है,
मान लो प्राइस इंक्रीज़ हो जाए तो वो जो बेनिफिट आपको मिलने वाला था वो आप नहीं ले सकते, ठीक है। या तो फिर वो फॉरेन में भेजना है, 3 महीने बाद एक्सचेंज रेट क्या होगा आपको क्या पता, ठीक है। मान लो एक्सचेंज रेट में आपका जो करेंसी है वो इतना एप्रिशिएट हो गया हो, आपको पता होना चाहिए कि एप्रिशिएट होगा तो एक्सपोर्टर को लॉस होगा, ठीक है। मान लो $1 इक्वल टू 70 रुपये है और उससे 60 रुपये हो जाए तो एक्सपोर्टर को तो लॉस ही हुआ ना, 10 रुपये कम मिलेगा, ठीक है। तो एप्रिशिएट हो गया, कितना एप्रिशिएट होगा आपको क्या पता, ठीक है। और तीसरा है इंटरेस्ट। मान लो ये जो मशीनरी है उसके बनाने के लिए आपको लेबर चाहिए, स्पेयर पार्ट्स चाहिए, ठीक है, और दूसरी और चीज़ें चाहिए, तो उसके लिए आपने क्या वर्किंग कैपिटल लोन लेके रखा है, ठीक है। तो 3 महीने बाद आपके ऊपर कितना इंटरेस्ट ले, पहले तो एक्चुअली इंटरेस्ट रेट फिक्स होते थे बट आजकल क्या हो गया है, फ्लोटिंग आ गए हैं, बेंचमार्क लेंडिंग रेट आ गए हैं। तो उसमें क्या हो गया है, जैसे ही रेपो रेट चेंज होता है तुरंत इंटरेस्ट रेट आपका अकाउंट में चेंज होता है। तो 3 महीने बाद क्या रेपो रेट होगा और आपके ऊपर क्या इंटरेस्ट लगेगा आपको क्या पता। मान लो आपने जो आज रिकॉर्ड किया है रेवेन्यू, ठीक है, और उसके लिए जो पैसा आप यूज़ कर रहे हैं मशीन बनाने के लिए उसका इंटरेस्ट कॉस्ट ही इतना हाई हो कि आपका जो टोटल रेवेन्यू मिला है उससे आपका कॉस्ट बढ़ गया हो, ठीक है। तो ये सारी अनसर्टेनिटीज़ हैं, ठीक है। तो अगर आप ये रीजनेबली ये चीज़ असेस नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, तो आप रेवेन्यू रिकॉर्ड मत कीजिए, उसको पोस्टपोन कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे यही लिखा है, ये 3 उन्होंने एग्जाम्पल दिया है, दैट फॉर एस्केलेशन ऑफ प्राइस, एक्सपोर्ट इंसेंटिव, इंटरेस्ट रेट, रेवेन्यू रिकग्निशन इज पोस्टपोन टू द एक्सटेंट ऑफ अनसर्टेनिटी इन वर्ल्ड। मतलब जहाँ तक आपको अनसर्टेनिटी है तब तक आप पोस्टपोन कर दीजिए। जिस दिन आपको पता चल गया कि हाँ भाई इतना रुपया तो मुझे मिलने ही वाला है, तब आप उसको रिकॉर्ड कीजिए, ठीक है। और उसके अलावा भी उन्होंने क्या लिखा है कि भाई अगर आपको अनसर्टेनिटी है कि भाई ये पैसा मिलेगा कि नहीं, ठीक है, सामने वाली जो पार्टी है जिसको 3 महीने बाद बोला है, ठीक है, उसके बाद भी वो अगर बोले कि भाई मुझे 1 साल चाहिए आपका पेमेंट करने के लिए, ठीक है, मतलब उसका इंटेंशन ऐसा लग रहा है कि भाई बेचने के बाद आपको जल्दी पैसा नहीं मिलेगा, ये अकाउंटिंग ईयर में शायद पैसा नहीं मिलेगा, ये अनसर्टेनिटी है, तो भी आप रिकॉर्ड मत कीजिए, उसको आप पोस्टपोन कर दीजिए, ठीक है। देन थर्ड पॉइंट, व्हेन अनसर्टेनिटी रिलेटिंग टू कलेक्टेबिलिटी अराइजेस सब्सिक्वेंट टू द टाइम ऑफ सेल और रेंडरिंग ऑफ सर्विस। मतलब ये दोनों पॉइंट में कौन सी अनसर्टेनिटी की बात हो रही थी, जब आप सेल कर रहे हैं तब की, ठीक है। बट जब सेल कर रहे थे तब आपको ऐसा लगा कि ये पैसा दे देगा, बट सेल करने के बाद आपको ऐसा लग रहा है कि अब ये पैसा नहीं देगा। जब सेल कर रहे थे तब आपको लग रहा था कि हाँ भाई ये ठीक है कस्टमर, ठीक है। तो उसके बाद क्या आप ऐसा कर सकते हैं कि जब आपने सेल किया था और उसने सामने वाली पार्टी ने कॉन्ट्रैक्ट पे साइन भी कर दिया था, तो आपने क्या किया, रेवेन्यू रिकग्नाइज कर दिया, आपने लिख दिया कि भाई इतना अमाउंट मुझे इससे लेना है, इस डेट पे लेना है, ठीक है। बट उसको आपने एज ए डेटर लिखा अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में, क्योंकि उसने अभी कैश पे ही नहीं किया है। तो क्या आप अपनी ये जो एंट्री थी रेवेन्यू रिकग्निशन वाली, अब आपको पता चल गया कि वो नहीं देने वाला, तो क्या उसको आप रिवर्स कर सकते हैं, क्या आप उसको काट सकते हैं? नो। एक बार अगर आपने रेवेन्यू रिकग्नाइज कर लिया तो वो कर लिया, आपको उसको बुक डेट्स में से अब हटाना पड़ेगा और उसको एज अ लॉस रिपोर्ट करना पड़ेगा अपने P&L में, ठीक है। तो अब ये बात आई है तो मैं आपको थोड़ा ऑफ द टॉपिक एक चीज़ बता देता हूँ, क्योंकि ये आपके जो बैंक का जो NP होता है उससे भी थोड़ा रिलेटेड है, ठीक है। आपने क्या किया था, आपने रेवेन्यू रिकॉर्ड किया था, ठीक है, बट उस जो सामने वाली पार्टी है उसने आपको कैश नहीं दिया था, इसलिए आपने रेवेन्यू तो रिकॉर्ड किया, बट ये P&L में रेवेन्यू रिकॉर्ड किया, बट सामने आपने क्या किया, बैलेंस शीट में असेट साइड में क्या लिख दिया, डेटर्स के नीचे उसका नाम लिख दिया कि भाई इससे इतना पैसा अभी लेना बाकी है, इसलिए ये मेरा फ़िलहाल असेट हुआ, करंट असेट, ठीक है। 3 महीने बाद आपको पता चला कि भाई ये तो पैसा नहीं देने वाला है,
ठीक है, तो ये अब आपके लिए कैसा हो गया, लॉस्ट असेट, इससे आपको अब लॉस ही होने वाला है। तो यहाँ से आप क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेंगे, अपना जो डेटर है, डेटर के नीचे जो उसका नाम लिखा था वो काट के वो रकम हटा देंगे, ठीक है, और उतनी रकम यहाँ पे क्या करेंगे, आप लॉस में डाल देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जब आप रेवेन्यू तो अपना वही रखेंगे, जो उसको जो बेचा था वो रेवेन्यू में रह नहीं देंगे, बट नीचे क्या करेंगे, लॉस में उसका जितना अमाउंट था वो आप लिख देंगे कि भाई इतना अमाउंट अब मेरा वापस नहीं आ रहा है, ठीक है। तो उससे होगा क्या, आपका प्रॉफिट डिक्रीज होगा, ठीक है। और हमने आगे के लेक्चर्स में देखा है कि जो भी प्रॉफिट बचा वो फाइनली ट्रांसफ़र होके कहाँ जाता है, लायबिलिटी में जाता है। तो हो गया आपका बैलेंस शीट मैच, जितने अमाउंट से आपका डेटर्स कम हुआ उतने ही अमाउंट से आपका प्रॉफिट क्या हो गया, कम हो गया मैच, ठीक है। बट वो डायरेक्टली कनेक्ट नहीं हो रहा था, ये इसके थ्रू कनेक्ट हो रहा था, ठीक है। डेटर्स में से हटाया बट सामने उसको कहाँ पे ले गया, पीएनएल में, और पीएनएल का प्रॉफिट फाइनली कहाँ पे कनेक्टेड है, लायबिलिटी में। तो आपके असेट्स में से जितना अमाउंट कम किया है उतना ही आपके लायबिलिटी में से अमाउंट कम होगा, फाइनली आपकी बैलेंस शीट मैच होगी, ठीक है। यही चीज़ होती है बैंक्स के साथ। तो आपने जनरली एनपीए से रिलेटेड दो वर्ड सुने होंगे, राइट ऑफ एंड प्रोविजन। तो ये राइट ऑफ क्या है, बैंक्स के जो लोन्स हैं वो बैंक के लिए क्या है, असेट है, क्योंकि उससे उनको फ्यूचर इनकम मिलने वाली है, तो वो असेट साइड लोन्स लिखेंगे। बट वो लोन्स जिन्होंने लिए हैं उसमें कुछ कैटेगरीज होंगी। कुछ लोग ऐसे होंगे, मान लो 100 रुपये दिए हैं लोन में, 5 रुपये ऐसे होंगे जो कभी नहीं आने वाले, लोग बोल रहे हैं कि ये तो हम देंगे ही नहीं, ठीक है। फिर कुछ लोग ऐसे होंगे जिनके पास 95% आपने 95 रुपीज़ पैसा दिया है, उसमें से बोलेंगे लोग कि भाई हम ये 95 नहीं दे सकते, 90 दे सकते हैं, हमारा बिजनेस अभी ठीक नहीं चल रहा है, ठीक है, या तो मेरा जो नौकरी है उसमें कुछ लोचा हुआ है, अभी मेरे को पैसा नहीं आ रहा है, तो मैं 95 तो नहीं दे सकता, 90 दे सकता हूँ, ठीक है। तो ये जो 5 रुपये थे, जो लोग, जो निष्ठुर लोग हैं जो बोल रहे थे हम देने ही नहीं वाले, ठीक है, वो तो डायरेक्टली वो लॉस ही हो गया बैंक का, तो वो तो अपने इसमें से लॉस ही कर देंगे, लॉस एज ए लॉस ही दिखाएंगे अपने पीएनएल में। बट जो लोग ऐसे हैं जो बोल रहे हैं कि भाई हम देंगे तो सही, बट जितना हम मांग रहे हैं उतनी हमारी अभी कैपेसिटी नहीं है, ठीक है। और तीसरी कैटेगरी भी है जो सच में जेन्युइन है, फिलहाल उनके बिजनेस में थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है और वो जितना पैसा बाकी है वो पूरा देने को तैयार है। तो 3 कैटेगरी हो गई, एक जो बोल रहे हैं बिल्कुल नहीं देंगे, एक बोल रहे हैं जितना आउटस्टैंडिंग है उतना नहीं दे पाएंगे, एक बोल रहे हैं कि भाई अभी थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है बट हम आपको पूरा पैसा वापस देंगे, ठीक है। तो ये जो पूरा वापस देंगे उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, बट ये जो बीच के जो लोग हैं जिसमें आपको पता है कि जो ये 95 रुपीज़ हमारा इनके पास अटका हुआ है उसमें से 90 ही आएगा, तो ये जो 5 रुपये है उसको बैंक्स क्या करेगी, उसको पीएनएल में से माइनस करेगी, उसको हम बोलेंगे प्रोविज़न, ठीक है। तो बैंक का जितना भी आउटस्टैंडिंग लोन होता है उसमें से हर साल वो कुछ परसेंटेज, जो लोन का जो कुछ परसेंटेज है वो कहाँ पे ट्रांसफ़र कर देते हैं, पीएनएल में, और उसे भी लॉस ही दिखाते हैं, ठीक है। बट उसको नाम क्या दिया जाता है कि भाई बैंक ने अपने जो बैड डेट्स है, बैड डेट मतलब कौन से, जो पैसा रिकवर नहीं हो रहा है, उसमें से कुछ अमाउंट प्रोविज़न में ले लिया और उससे उन्होंने क्या किया, अपना जो प्रॉफिट है वो कम दिखा दिया, ठीक है। तो प्रोविज़न का मतलब ये होता है, तुम्हारे बैड डेट्स में से जो तुमको लग रहा है कि भाई इतना अमाउंट वापस नहीं आने वाला है, वो यहाँ पे प्रोविज़न कर दो उसका, और दूसरा सामने क्या करो, जो अमाउंट नहीं आने वाला है उसको, ये जो तुम्हारे लोन साइड है उसमें से कम कर दो उतना अमाउंट, उसको टेक्निकली बोला जाता है राइट ऑफ कर दिया, ठीक है। तो ये दोनों वर्ड आपको पता होने चाहिए। दूसरा, तो
तो यहाँ पे आपको ये मैंने बता दिया कि भाई अगर कोई सामने वाली पार्टी है, आपका डेटर है, पैसा नहीं दे रहा है, तो आपको ऐसा नहीं करना है कि रेवेन्यू रिकग्निशन जो किया था पहले उसको हटा दो, नहीं, उस अभी जो मैंने आपको प्रोसेस बताई वो फॉलो करो, ठीक है। देन an essential criterion for recognition of revenue is that the consideration receivable for the sale of goods or services or any other is reasonably determinable. When such consideration is not determinable within reasonable limits, the recognition of the revenue is postponed. ठीक है, वो आगे जो उन्होंने बोला कि भाई ये जो भी आप गुड्स बेच रहे हैं या सर्विस दे रहे हैं, ठीक है, ये जो रेवेन्यू है वो जो आपको रिसीव होने वाला है वो डिटरमाइनेबल होना चाहिए, ठीक है। या तो जो कैश नहीं तो जो काइंड में जो आपको चीज़ मिल रही है, बेसिकली जो आपको बेनिफिट मिल रहा है वो डिटरमाइनेबल होना चाहिए, ठीक है। वो अगर आपके पास तरीका ही नहीं है कि भाई वो रेवेन्यू आपको कितना मिलेगा, कैसे मिलेगा, क्या मिलेगा, तो फिर आपको फ़िलहाल उसको एज ए रेवेन्यू रिकॉर्ड करने की आप करना चाहेंगे तो भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपको पता ही नहीं है वो रेवेन्यू है कितना, ठीक है। तो जब आपको ये डिटरमाइनेबल हो, ठीक है, जनरली ये कैसे होता है आईटी कंपनीज़ में, वो जो आपको सर्विस देते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलप करके देते हैं, तो सामने वाली पार्टी को पता ही नहीं होता कि भाई ये जितना इसने मुझे डेवलप करके दिया है उसका वैल्यू कितना है, ठीक है। या तो जिसने बनाया है, जिसने बना के दिया है सॉफ्टवेयर, मतलब जो अभी चल रहा है, अभी पूरा नहीं हुआ है, मिड वे में मान लो रेवेन्यू रिकग्नाइज करने का आया, ठीक है, 2 साल का प्रोजेक्ट था, उसमें से 1 साल बाद रिकग्नाइज करने का आया, तो सामने वाली पार्टी जो बेच रही है उसको पता ही नहीं है कि भाई ये जो मैंने बना के दिया है उसका वैल्यू कैसे मैं निकालूं, ठीक है। वो डिटरमाइनेबल ही नहीं है तो फिर उसको रहने दो, अभी मत रिकग्नाइज करो, जब डिटरमाइनेबल हो जाए तब उसको रेवेन्यू रिकग्नाइज कर लेना, ठीक है। इसके अलावा लास्ट पॉइंट है, व्हेन रेवेन्यू रिकग्निशन ऑफ रेवेन्यू इज पोस्टपोन्ड ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ अनसर्टेनिटीज, इट इज कंसिडर्ड एज रेवेन्यू ऑफ द पीरियड इन विच इट इज प्रॉपरली रिकग्नाइज। आपने इस साल कोई काम किया पर कोई अनसर्टेनिटी की वजह से, जो भी अनसर्टेनिटी हमने आगे जितनी भी डिस्कस करी उसकी वजह से आप इस साल वो रिकग्नाइज नहीं कर पा रहे हो, तो फिर ऐसा माना जाएगा कि वो काम आपने नेक्स्ट ईयर किया है, या जब भी आप रिकग्नाइज करने की पोजीशन में आए वो काम आपने तब किया है, ऐसा माना जाएगा, ठीक है। मान लो आज 31 मार्च है, आज मैंने कोई काम किया, ठीक है, मैं ऐसा चाहता हूँ कि भाई ये 31 मार्च है, आज लास्ट डे है, तो मैं अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में लिख सकता हूँ, बट ये जो आगे जो जितनी भी अनसर्टेनिटी डिस्कस की उसकी वजह से आप या तो अमाउंट बराबर से नक्की नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, या तो फिर आपको सर्टेनिटी नहीं है कि भाई उसमें से कितना पैसा वापस आने वाला है या वो देने वाला है भी कि नहीं। ये सारी अनसर्टेनिटीज़ के चलते अगर आप इस साल रिकग्नाइज नहीं कर पा रहे हो, भले ही आज लास्ट डे पे आपने वो काम किया है, कोई गुड्स दिया है या सर्विस प्रोवाइड की है, बट फिर भी अभी अनसर्टेनिटी की वजह से ये रेवेन्यू रिकग्नाइज नहीं कर पा रहे हो, तो हम ऐसा मानेंगे कि ये काम आपने नेक्स्ट ईयर किया है और तब वो रिकग्नाइज किया जाएगा, ठीक है। तो ये थे कुछ नियम। अब फाइनली एक चीज़ उन्होंने लिखी है कि भाई P&L में कैसे लिखना है। तो आपने जो चीज़ें बेची उसमें से टोटल अमाउंट आपके पास आया उसको हम बोलेंगे ग्रॉस रेवेन्यू, ठीक है। उसमें से आपको गवर्नमेंट को क्या देना होता है, पहले क्या होता था, गुड्स के ऊपर एक्साइज, सर्विस के ऊपर सर्विस टैक्स, बट अभी क्या आ गया है, GST आ गया है, तो वो सब आपको माइनस करना है। उसके अलावा जो गुड्स आपने बेचे थे वो अगर किसी ने रिटर्न किए हैं तो वो भी माइनस कर देना है। उसके बाद जो बचे उसको बोलेंगे नेट रेवेन्यू। आपको इस तरीके से P&L में अपने रेवेन्यू को दिखाना है, ठीक है। रेवेन्यू के बदले कुछ लोग सेल्स यूज़ करते हैं वर्ड, कुछ लोग टर्नओवर, बट इट इज़ द सेम। तो इस तरीके से आपको P&L में रेवेन्यू दिखाना है, ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में लिखा है, ठीक है। तो इसके अलावा उन्होंने कुछ एग्जांपल्स भी दिए हैं। ऐसी कुछ कंडीशंस होती है जिसमें आपको पता नहीं होता कि भाई रेवेन्यू कब रिकग्नाइज करे, उसके कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, ठीक है। तो आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड डाउनलोड करके चेक कर सकते हैं।
ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, हैव अ ग्रेट डे।